ये मंच पर उपस्थित जनवादी महिला समिति की महासचिव मरियम धबले जी, मधु गर्ग जी, नीना जी, संध्या सैली जी, चेष्टा और निष्ठा, सैला जी, हमारी साथी महत्वपूर्ण साथी सैला जी, आप सभी को मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो यहाँ खड़े होते हुए मैं थोड़ा सा संकोच महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मंच पर बैठे हुए हैं और जो लोग भी मेरे सामने हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी लड़ाई में मुझसे बहुत आगे हैं। कागज़ों पे अपनी लड़ाई लड़ती हूँ और आप लोगों के साथ के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ और मेरा साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। एडवा का यह 11वां राज्य सम्मेलन है और सबसे पहले एडवा के पदाधिकारियों के साथ साथ उसके कार्यकर्ताओं को मेरी बधाई मिले। आप देख रहे हैं जिस तरह से देश में कुछ दिनों से संविधान को लेकर के, खासकर सबसे बड़ा पहले तो आइडेंटिटी को लेकर के हमले होते थे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ को लेकर के। अब सामूहिक रूप से संविधान की कमियों को सामने रखा जाता है और जो चीज़ें संवैधानिक रूप से आपको मजबूत बनाती हैं, आपके अधिकारों को पुष्ट करती हैं, उन्हीं पर एक तरह से हमले किए जाते हैं। पिछले दिनों में हमारे यहाँ अलग अलग आइडेंटिटी को लेकर के जिस तरह से हमले हो रहे हैं, खान पान को लेकर के हो रहे हैं, पहनावे को लेकर के हो रहे हैं, भाषा को लेकर के हो रहे हैं, उसमें से बहुत ही चिंता का विषय है। और देश भर में उनको लेकर के तमाम किस्म के आंदोलन हुए जिनमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है और ख़ास करके इस तरह के संगठनों की। संगठन एक अलग किस्म की शक्ति देते हैं। इंडिविजुअल हम जो चीज़ें सोचते रहते हैं या करने के लिए सोचते हैं, हमें उन सब चीज़ों के लिए संगठन में आकर के एक स्पेस मिलता है, हमारी आवाज़ मजबूत होती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है और शायद हम अकेले उन सब कामों को नहीं कर सकते जिन चीज़ों को संगठन की शक्ति एक साथ मिलकर के करती है। इसलिए इस तरह के सेमिनार राज्य हैं, राष्ट्रीय हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम भी जब इनमें जाते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, अपने प्रश्नों को सामने रखने का अवकाश मिलता है। जो प्रश्न हमारे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, बहुत सारी हमारी मुश्किलें होती हैं, कई बार उनके जवाब मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, जिनके जवाब हम आगे खोजने की कोशिश करते हैं। अब मैं थोड़ी सी अपने विषय पर आऊँगी। इस देश की क्या स्थितियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, वो आप सबको पता है। महिलाओं की समस्याएं महिलाओं को पता हैं। जिस इस तरह से अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग समाज को आप सब फेस कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं समाज में से एक का हिस्सा हूँ। मुझे भी अपनी सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन जब हम उनको सामने रखते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, तो कुछ उनके सॉल्यूशंस निकल के आते हैं जो उन पे हमें थोड़ी सी बात करनी है। जब मैं स्त्री के बारे में बात कर रही होती हूँ, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि बहुत पहले हमने किसी लेख में, शायद हमारे वरिष्ठ साथी हैं राम प्रकाश जी ने, उन्होंने बताया था मुझे, किसी लेख में उसका उल्लेख भी किया था कि जब भोपाल में बजरू सुल्तानपुरी एक बार आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप अपने शेर व शायरी जो लिखते हैं, इश्क के बारे में लिखते रहते हैं, प्रेम के बारे में लिखते रहते हैं, आप तो मार्क्सवादी हैं, आप में तो क्रांति 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 होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो विचारधारा ये चीज़ कहती है कि दुनिया के सारे मजदूर इकट्ठा हो जाओ, और जिस समय पे स्त्रीवाद की बात उठी थी उसमें एक शब्द और जोड़ा गया था कि दुनिया भर की सारी मजदूरें भी इकट्ठा हो जाएं, वो विचारधारा प्रेम की बना कैसे हो सकती है? प्रेम नहीं होगा तो लोगों को एक साथ जोड़ने की बात कैसे की जा सकती है? बेशक है कि उस विचारधारा में प्रेम है, तभी लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है, तोड़ने की बात नहीं की जा रही, नफरत की बात नहीं की जा रही। यही बात मैं शायद इस संदर्भ में कहूँगी कि स्त्री जो है पूरी मानवता का आधा हिस्सा है। उसके ऊपर बात करना, वो उस मानवता को छोड़ करके बात करना नहीं है। यदि हम स्त्री पे बात करते हैं तो इसका मतलब एक स्पेशल आइडेंटिटी नहीं ली जाए,
पूरी मानव जाति ली जाए, जिसका कि वो आधा हिस्सा है, उसकी समस्याएं सबकी समस्याएं हैं, उसके अधिकारों का हनन सबके अधिकारों का हनन है। कोई भी मानव जाति एक भाग को छोड़ करके, एक भाग के अधिकारों को कम करके, उसके अधिकारों को खत्म करके कभी भी विकास नहीं कर सकती है। इसलिए स्त्री के बारे में हमेशा कहा गया कि जब एक महिला पढ़ लिख लेती है या उसका विकास होता है तो पूरे घर का विकास होता है, घर का विकास होता है तो परिवार का होता है, समाज का होता है, वही देश और पूरी दुनिया का विकास होता है। तो जब मैं स्त्री के बारे में बात कर रही होती हूँ तो मेरा आशय हमेशा उसके शोषण, उसके खिलाफ जो समाज में असमानता फैली हुई है, जो पूरे देश भर में अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से देखी जा सकती है, उस पर बात करने से होता है, उसकी आइडेंटिटी पे बात करने से होता है। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को समझ नहीं पाएंगे, उसके ऊपर फक्र नहीं करेंगे, अपनी मुश्किलों को नहीं समझ पाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, देश के लिए भी नहीं कर सकते, समाज के लिए भी। एक दमित जाति कभी भी किसी देश का कल्याण नहीं कर सकी है। इसीलिए तमाम तरह के आंदोलन, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे जाति अस्मिताओं की असमानताओं को इकट्ठा करने वाले हों, और चाहे दुनिया में जिस तरह के निग्रो वगैरह के जो आंदोलन हुए हैं, वो भी केवल इसीलिए हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी अस्मिताओं को समझने के लिए। तो मैं जब जाति पे बात करती हूँ तो केवल स्त्री पे बात नहीं करती हूँ, मैं जब स्त्री पे बात करती हूँ तो केवल लैंगिक असमानता पे बात नहीं करती हूँ। हम उन जातीय अस्मिताओं पे भी बात करते हैं कि जहाँ अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक लड़के ने अपने हेडमास्टर के घड़े से पानी पी लिया और उसे पीट कर मार डाला गया। तो मेरा इशारा उस तरफ भी होता है, क्योंकि वो भी एक इतनी ही बहुत हमारे समाज का कोड है, और जिस पे हमें इन समस्याओं के साथ उन पे भी बात कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे यहाँ एक व्यक्ति अमीर से अमीर है और दूसरा गरीब से गरीब है, एक व्यक्ति संसाधन उसके पास इतने हैं कि वह मनचाहा उनका उपभोग करता है, दुरुपयोग करता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है कि दो कौर भात भात मांगते हुए एक दिन मर जाता है। इन सब आइडेंटिटीज पे बात करते करते, इन सब मुश्किलों पे बात करते करते आखिर इनका सैल्यूशन क्या है? वो वही बातें मैं कह रही हूँ जो बातें हो चुकी हैं। मेरे पास कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि मैं कोई नई बातें कह रही हूँ, बस मैं आपसे अपनी बातें साझा कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो जब स्त्रियों की स्थिति पे बात हुई, समाज में जिस तरह की परंपराएं और जिस तरह की रूढ़ियाँ फैली हुई हैं, उन्होंने हमेशा उन्हें दोयम दर्जे का रखा। सबसे पहले तो उस इन्फिनिटी से बाहर आने की ज़रूरत थी। एक लंबा संघर्ष हुआ। हमारे जिस विचारधारा से ये संगठन एडवा भी जुड़ा हुआ है और कई संगठन काम कर रहे हैं, उनमें मार्क्सवादी जो विचारधारा है, मार्क्स ने कहा था सबसे पहले इस विषय पर, उन्होंने जब लैंगिक असमानता को लेकर अलग से काम करना शुरू किया तो उन्होंने इस चीज़ को नोट किया कि जब तक स्त्रियां काम के क्षेत्र में बाहर नहीं आएंगी, श्रम नहीं करेंगी, और श्रम वह घरेलू श्रम नहीं जो कि सभी करते हैं और जन्म से लेकर के करते आते हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उस काम को काम भी नहीं समझा जाता है। लगभग यही सुनने को मिलता है कि क्या करते रहते हो घर में। तो जब तक वो घर से बाहर निकल करके सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आएगी और काम नहीं करेगी, वह काम जिसका कि उसे मूल्य मिले, चाहे वो खेती में मजदूरी, खेत के क्षेत्र में मजदूरी का काम करती हो, तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। और जिस दिन स्त्री के पास मूल्य आएगा, पूंजी आएगी, उस दिन ये सामाजिक संबंध भी बदलेंगे। और स्त्री पुरुष के जो संबंध है ना, वो लगभग जब हम प्रश्नों पे बात करते हैं तो वो दुश्मन की तरह दिखाई देते हैं, उनमें भी एक नया परिवर्तन आएगा, उनमें भी एक समानता की स्थिति आएगी। एंगल्स ने भी यही बात कही थी। सबसे पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया कि जब स्त्रियां घर से बाहर काम के क्षेत्र में निकल करके आती हैं, बहुत सारी स्त्रियां इसमें हैं जो नौकरी करती हैं, जो व्यवसाय करती हैं या अन्य काम करती होंगी, कुल मिला के कहीं ना कहीं पूंजी के लिए कि उनके हाथ में थोड़ी सी पूंजी बनी रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं। और उन्होंने महसूस किया कि सचमुच जब घर से बाहर निकल के आई तो बहुत सारे प्रश्नों को उन्होंने अपने सामने देखा, बहुत सारी जो मुश्किलें उनको नहीं पता थी वो सब आकर के पता चली और उनसे सामना करना सीखा। तो उन्होंने भी पहले ये मना किया था कि नहीं, स्त्री जब घर से बाहर निकलती है, नौकरी करती है, तो उसका औरतपना उससे छिन जाता है। शायद उस औरतपने से उनका आशय यह था कि जो उसकी कमनीयता होती है या उसको दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, घर की जिम्मेदारी कहीं नहीं जाती है उसकी, वहीं की वहीं रहती है,
अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके ऊपर बाहर के कामकाज की दी आ जाती है। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद ही उन्होंने स्टडी की और इस बात को माना कि नहीं, जब तक वह बाहर नहीं आएगी, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आएगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसी की वैसी रहेगी, चाहे चिंतन के क्षेत्र में हम जितना भी काम कर लें। इन्हीं सारी ज़रूरतों को समझते हुए मैं अभी कोटेशन देख रही थी यहाँ कि काम का अधिकार मिले, तो ये काम का जब टैबू दिमाग से हटेगा तभी तो काम का अधिकार मिलेगा। बहुत दिनों तक स्त्रियों ने यही नहीं माना कि वो घर के बाहर वो सारे काम कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं, तो स्वाभाविक था। तो सबसे पहले यही चीज़ आती है। और यदि हम इस क्षेत्र में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बिना तो कोई भी बाहर निकल के काम नहीं कर सकता। केवल कुछ ही काम बचते हैं कि खेतों में मजदूरी का काम, या जो इमारतें बनती रहती हैं, या सड़कों पे जो महिलाएं मजदूर का काम करती हैं, केवल वही हो सकता है। उसके लिए भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों तक आप जानते हैं, एक तो बड़ी अच्छी बात हुई हमारे देश में कि हमारे यहाँ यही सारी आइडेंटिटी की जो लड़ाई हुई, आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ चली। बाकी देशों में हम इतने प्रोग्रेसिव देश में और इतना मॉडर्न, जिसमें सारी क्रांतियाँ हुई, जो सबसे आज विकसित देश है अमेरिका में, हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ बहुत दिनों तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं आया होता तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी होती। 1818 के कांग्रेस के अधिवेशन में जब ये मुद्दा पहली बार रखा गया था कि स्त्रियों वोटिंग राइट्स के मुद्दे आने लगे, जब ये था कि कुछ निकटवर्ती समय में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, या जो आज़ादी के पहले ही हमारे यहाँ जो चुनाव हुए थे और संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें, तो ये हमारे यहाँ से अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, सावित्रीबाई और इस तरह से रमाबाई पंडिता, इन सब ने पूरा प्रस्ताव और प्रतिवेदन रखा था कि स्त्रियों को मताधिकार दिया जाए, वरना हो सकता है कि वो 1818 से जाकर और 1918 से जाकर कि 1947 में ही ये मामला सुलझा होता और तब इस पर विचार किया जाता और 55 और 56 में आप लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिए जाते। सबसे जरूरी जो चीज़ है कि जब महिलाओं के संगठन रहेंगे तो अपनी प्रकृति, अपनी समस्याएं, अपनी चेतना के साथ आएंगे, और उसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई भी मदद दे सकता है तो कानून निर्माण की प्रक्रिया ही दे सकती है। तमाम किस्म के धार्मिक ग्रंथ, तमाम किस्म के धार्मिक सिद्धांत, प्रतीक इन स्थितियों से कभी भी आपको बाहर नहीं ला सकते। मनुस्मृति का तो पूरा 5वां चैप्टर है जो ये कहता है कि औरत को शिक्षा से वंचित रखना चाहिए, यदि वो पढ़ लिख लेगी तो घर का विनाश हो जाएगा। तो जिस देश में, और जितने भी धार्मिक हैं, मुस्लिमों में भी इस तरह की चीज़ें हैं, कुरान और सूरा का आप अच्छे से अध्ययन करिए ना। अब हमारी तो कमजोरी है कि हमें फारसी और अरबी नहीं आती है, तो हम उतनी अच्छी तरीके से उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं जितने अच्छे तरीके से मनु स्मृति और रामायण वगैरह के उदाहरण दे देते हैं। उनकी कमियों को हम जल्दी से खोज पा रहे हैं। यदि उनको हम पढ़ सकें, और जो लोग पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि उनको रेखांकित करना चाहिए, और किया भी है लोगों ने उनको। उनमें भी लगभग यही स्थिति है कि स्त्रियां क्या हैं, आपकी खेती हैं, उन्हें पर्दे में रखिए, पढ़ने लिखने मत दीजिए, घर से बाहर मत निकलने दीजिए। ये 4 शब्दों में 5-10 लाइनें बोली जाएं तो केवल इतनी ही होती। ये सारी चीज़ें, यदि ये राइट्स, ये अधिकार, ये चेतना आपको दिया, तो इसी तरह की कुछ आइडेंटिटी जो हमारे समाज के बीच से महिलाओं की निकल के आई, उन्होंने हमारे मन में ये चेतना जगाई कि वो सारे काम हम कर सकते हैं जो बाकी पुरुष अभी तक करते आए हैं। और बाकी देशों में भी जब हमने देश विदेश के बारे में जाना तो हमें ये आभास हुआ कि जो दुनिया में कर सकती हैं महिलाएं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकती। या अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहाँ पे ये बैरिकेड्स हैं, हमारे समाज में भी अभी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं एक पैरेलल नज़र से पूरे अपने देश को देख सकती हूँ। मेरा टाइम जैसे होगा बता दीजिए उसमें। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे एक पैरेलल नज़रिए से अपने पूरे देश को देख सकती हूँ। मैं जब भी उन समस्याओं पे बात करना चाहती हूँ, मेरे देश में यदि 50 या 100 महिलाएं किसी बड़े पद पे पहुँच गई हैं, इसका मतलब नहीं कि सारे लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं। उनकी प्राकृतिक समस्याएं, उनके नागरिक अधिकार उन्हें मिल गए हैं, उनके प्राकृतिक अधिकार उन्हें मिल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि मैं अपने देश पे बात करना चाहूँगी महिलाओं पे, तो मुझे लगता है कि मैं 3 भागों में बांट कर उन्हें देखूँगी। एक तो महानगर में रहने वाली महिलाएँ हैं। हाँ, दिखता है कि जब हम देखते हैं कि काम के क्षेत्र में जा रही हैं, कॉलेज में पढ़ा रही हैं,
बड़े बड़े ऑफिसों में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही हैं, तो एक मिनट के लिए हमें भ्रम होता है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से लैंगिक समानता आ चुकी है और पूरी तरह से स्थिति बदल चुकी है। लेकिन उसी को गहराई में जब आप देखते हैं कि महानगरों में ही सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस नोट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो महिलाओं के समस्याओं को लेकर के जिस तरह के कुछ संगठन बने हुए हैं, और मैं उनके काउंसल सेंटर जैसा मैं कहूँगी, जो वहाँ काम करने वाले हैं, आप वहाँ जाके देखिए, वही मानसिक यातना, वही शारीरिक प्रताड़ना जैसे केस भी आपको मिलेंगे, तो दूसरे ही मिनट पे आपकी ये पूरी धारणा खंडित हो जाती है कि ऐसा कुछ विशेष परिवर्तन आ गया। इसलिए जब भी हम बात करें तो महानगर, छोटे नगर और कस्बे और गांव की समस्याओं को अलग अलग करके देखने लायक है। आप लोग अलग अलग क्षेत्र से उनके प्रतिनिधि बैठे होंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो हमारे यहाँ जो खासकर महिलाओं के द्वारा स्वपोषित और कुछ आंदोलनों की जो झलकियाँ मिली है, मैं उन पर थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि वो बात करके मैं भी आसान्वित होती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, ये प्रक्रियाएं अभी भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं नोट करना चाहूँगी कि केरल में सबरीमाला को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ वो महिलाओं का प्रोटेस्ट था, और उसमें सबसे खास बात की एडवा, NFIW, EPOA जैसे संगठन सक्रिय थे उसमें, जिन्होंने पहली बार इस प्रश्न को उठाया। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि उस प्रश्न को उठाया था किसने? एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने, जिसने कहा था कि हैप्पी टू ब्लीड, मैं अपनी माहवारी से खुश हूँ, ये मेरा प्राकृतिक जो भी है मेरे शरीर का देन है, और मैं इसे ना तो घृणा के रूप में लेती हूँ, ना जिस तरह से धर्मशास्त्रों में उसके बारे में बताया जाता है मैं उस तरह से लेती हूँ, और किसी मंदिर, किसी भी जगह पे जाना ये मेरा प्राकृतिक अधिकार है और उससे मुझे कोई भी चीज़ वंचित नहीं कर सकती। उसको लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और सालों चला, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और अंततः में सुप्रीम कोर्ट से तो इस चीज़ को मान लिया गया। अब वहाँ जो हमारे समाज के ठेकेदार बैठे रहते हैं, वहाँ प्रवेश करने दें या ना करने दें। प्रवेश करने की बात भी है कि महिलाएं क्या चाहती, क्या पूजा करने का अधिकार चाहती हैं कि सबरीमला में उन्हें रोज जाने दिया जाए और नारियल वारियल लेकर जाएं और वहाँ पे पूजा करें वो, तो फिर बाकी उनके काम कौन करेगा? बेशक नहीं। एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है कि आप वहाँ जाने से किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को एक खास लैंगिक आइडेंटिटी को आप कैसे रोक सकते हैं? जिस तरह से हरिजनों ने, जिस तरह से दलितों ने आज़ादी के समानांतर ही मंदिर में प्रवेश की जो बाधाएं थी उसको तोड़ा था, उसके खिलाफ एक लंबा प्रोटेस्ट किया। दूसरा मैं संकेत देना चाहूँगी, जो नागरिकता संशोधन जो कानून चला उसमें जिस तरह से महिलाएं आगे आई, वो अलग बात है कि आज 2 साल के बाद वो कहीं दिखाई ना दें, लेकिन किसी खास मुद्दे को लेकर के ही जब वो बाहर निकल के आई तो मुझे उनसे उम्मीद जगती है, एक बड़ी आशा तैयार होती है कि यदि हम कोशिश करें तो शायद वो एक बड़ी मात्रा में जो घरेलू महिलाएं थीं, जो शायद नहीं जानती थी, या ये भी होता है कि जब मुश्किल का वक्त आता है तो सब एकजुट हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। लगभग भारत की आज़ादी के समय पे ऐसा ही था। तीसरा जो मुद्दा आता है कि किसान आंदोलन के समय पे भी इसी तरह से महिलाएं निकल करके आईं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके रखा, अलग अलग प्रदेशों से महिलाएं गई, उन्होंने उनका अपना सपोर्ट दिया। चौथी जो चीज़ है कि जिस तरह से पिछले दिनों में उसे एक संविधान पे हमला मानिए, और या तो इस अलग ढंग से उसे छात्रों का आंदोलन ही देखिए कि जिस तरह से कॉलेजों में, खासकर सेंट्रल विश्वविद्यालयों में जिस तरह से शासन ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत आक्रमण किया, अटैक किया बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, क्योंकि उसका फायदा एक कॉरपोरेट एजुकेशन को मिलने वाला है, तो उसमें से भी लड़कियों की एक अच्छी खासी तादाद निकल के आई, जिन्होंने शासन की गलत नीतियों का सामने मंच पर आकर के, सामने मैदान पर आकर के प्रोटेस्ट किया, लाठी डंडे खाए, लेकिन बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हटी। हमारी एक, मैं चूँकि लेखन से हूँ, कवि भी हूँ, लिखती हूँ, तो मुझे याद आता है कि इन सब बातों के पीछे एक चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, कि एक मुक्ति जो है, स्त्री की मुक्ति, सामाजिक बंधनों से मुक्ति, तमाम तरह के आरोपित मानदंडों से मुक्ति, तो ये सारे जो भी क्रियाकलाप हैं उनके पीछे, वरना अलग से संगठन की ज़रूरत क्या थी? युद्ध के बाद भी देखा गया, जब 2 विश्व युद्ध चले
उसके बाद सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रताड़ित होता है तो महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। अभी भी एक किताब आई थी कुछ दिनों पहले, और यूरोप के एक पार्ट में जो अभी छोटे छोटे देशों के बीच में युद्ध हुए हैं, रवांडा, क्रोकेशिया वगैरह हैं, ये अफ्रीका से भी जुड़ते हैं, इनके बीच में जब युद्ध हुए तो सैनिकों ने पुरुषों को तो मार दिया जब देश हारे, और महिलाओं को इकट्ठा करके ले गए और उनको एक सामूहिक गृह में रखा गया, और उसके बाद सैनिक उनसे लगातार बलात्कार करते थे, और उनमें से जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी तो वो सब उल्लास मनाते थे, वो सब नाचते थे, गाते थे कि ये हमारी संतति तैयार हो गई, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इस देश की आइडेंटिटी को हम चेंज करके, और इस तरह से अपनी आइडेंटिटी, ये एक पराजित का और जीते हुए का एक भाव था। तो महिलाएं हमेशा इन सब चीज़ों से रही हैं, प्रताड़ित रही हैं, और इनका पहला शिकार भी रही हैं। उसका देह भी युद्ध क्षेत्र होता था, देह केवल एक प्राकृतिक चीज़ नहीं थी, वहाँ पे वो युद्ध क्षेत्र की तरह उपयोग की गई है हमेशा से, राजाओं महाराजाओं के ज़माने से, और अभी भी डेमोक्रेसी में ये चीज़ अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए, यदि उसकी घर की महिलाओं को, पत्नियों का बलात्कार किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, तो इसको किस तरह से कहेंगे। तो एक मुक्ति जो चीज़ है, उसके मुक्ति के बहुत सारे मानदंड हैं, बहुत सारे उसके आयाम हैं, वो एक खास चीज़ है। तो बौद्ध काल में एक थेरी गाथा गाने वाली और पहली महिलाएं पहली महिलाएं इस तरह से आइडेंटिफाई की जाती हैं जिन्होंने कुछ लिखा था। उसमें से एक स्त्री लिखती है कि अरे भली हुई मैं मुक्त हुई, अरे भली हुई मैं मुक्त हुई उन पिचके बासनों की संगत से, उस गुस्सैले भरदार से जो अपने ताड़ के छातों से भी नीच समझता था मुझे। ये उनके शब्द थे जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास कोई वैश्विक चेतना नहीं थी, कोई उनके पास विमर्श की चेतना नहीं थी, यानी जो आइडेंटिटी होती है वो नहीं थी, लेकिन ये प्राकृतिक शब्द थे उनके कि उस मुक्ति को वो उन सारी चीज़ों से जो सामाजिक तौर पे कहा जाता है सुरक्षा के नाम पर सबके ऊपर लादा जाता है, उन चीज़ों से मुक्ति का वो उल्लास इन शब्दों में मना रही थी। तो ये एक बेसिक शब्द यदि निकल करके आता है तो वही निकल करके आता है, और उस मुक्ति को प्रोटेस्ट करेंगे कानून, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कानूनों के बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत सारी बातें कर सकती थी, बहुत सारे कानून जो अधर में लटके हैं उन पर भी बातें कर सकती थी। कुछ कानून जो बने हैं, जो 10 साल 12 साल हो गए हैं, 2010 में महिला आरक्षण का कानून बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या में जब निकल करके आएंगी महिलाएं उस कानून से और उन्हें बड़ा हथियार मिलेगा, तो 2010 साल बाद 2010 में वो राज्यसभा से पारित हुआ था, और अभी 2022 है, 12 साल हो चुके हैं, लोकसभा में अब उसकी गूंज तक सुनाई नहीं देती है, और वो पितृसत्ता नहीं करेगी। जो पितृसत्ता ने एक आइडेंटिटी अलग से आपके लिए बना के रखी थी, वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसके लिए इन्हीं सारे संगठनों को कोशिश करनी पड़ेगी, इसी तरह के महिलाओं को सामने आकर के मैदान में भी और कानूनी भी और कागज़ पे भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जा कर के होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कानून हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन सब की प्रतिनिधि निकल करके आए हैं। जो बहुत सारी महिलाएं मैदान में काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, या जिनके भीतर चेतना नहीं है उनके भीतर भी जगाने का काम इन प्रतिनिधियों को ही करना पड़ेगा, इन मंचों को ही करना पड़ेगा। आखिरी में एक हमारी भक्त कवि थी जनाबाई, मराठी की थी, उनकी पंक्तियों को बीच में मुझे एक स्नेहमयी चौधरी है उनकी बात भी याद आ रही थी जब मैं युद्ध की बात कर रही थी, कि सीमाएं वहाँ होती हैं जहाँ युद्ध होते हैं, और युद्ध वहीं होता है जहाँ सीमाएं होती हैं। तो ये जो आवाज़ उठ रही है, ये जो आवाज़ की ज़रूरत है, ये इसीलिए है क्योंकि सीमाएं बनाई गई। यदि सीमाएं नहीं होती तो इन बातों की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तब हम वही लगभग सारे विषयों पे बात कर रहे होते हैं। दूसरी हमारी जनाबाई थी। प्रश्न उठता है कि तो फिर स्त्री को क्या चाहिए, समाज से क्या चाहिए, देश से क्या चाहिए, पुरुष से क्या चाहिए, जो उसका साथी है, प्रेमी है, पति है, पिता है, पुत्र है। तो स्वाभाविक है कि वो उसे एक साथी की तरह चाहिए। ये समाज भी ऐसा चाहिए जो आपको स्पेस दे सके अपनी बात कहने का, अपनी तरह से काम कर सकने का, और ये देश भी हमको ऐसा ही चाहिए जो हमें हमारे प्राकृतिक और नागरिक अधिकार हमें दे सके, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कि संविधान ने हमें दिया हुआ है। तो भक्त कवि जनाबाई यही कहती हैं कि ऐ माधव देखो तो कितने काम भरे हैं, कि यदि पुरुष कैसा चाहिए आपको जीवन में, जो आपका सहयोगी है,
चारों तरफ से है, वो पितृसत्ता से भी समझ सकते हैं आप कि ऐ माधव देखो तो कितने काम धरे हैं सर पर, इतने कपड़े कूटने हैं अभी, इतना आटा गूंथना है अभी, आओ तो हाथ बटा दो या तुम हेर दो जुए ही, आओ ना माधव कुछ तो काम करो, कुछ तो हाथ बटा दो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जनवादी महिला समिति को, मध्य प्रदेश की इकाई को, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिन्होंने मुझे सुना। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको और इस सेमिनार की बहुत बहुत बधाई।